हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर। यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार कितने होते हैं और शब्द के कितने वर्गीकरण किया गया है, तद्भव, तत्सम, विकारी, अविकारी, देशज, विदेशज, इन सभी शब्दों के बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ से कम 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का, जितने भी हिंदी व्याकरण वाले जो है परीक्षा होते हैं। तो दोस्तों आज हम इसे अच्छे से देखिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए और पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो शब्द की परिभाषा बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार की परिभाषा दिया है, लेकिन आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये बस याद रखिए, वर्णों के सार्थक अर्थात सही मेल को, जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द वर्ड कहा जाता है। जैसे कि आपको दोस्तों लिखना है कलम, तो ये कलम शब्द जो है ये अलग अलग वर्ण है, क अलग वर्ण है, ल अलग है, म अलग है, ये मिल करके बन गया कलम। तो ये क्या हो गया, सार्थक वर्ण है, सार्थक वर्णों के सार्थक समूह है। कलम, कलम एक अर्थ निकलता है कि कलम लिखने वाला कलम होता है, इसे लिखा जाता है। लेकिन अगर इसी को हम लकम कर दें, इसको आगे पीछे कर दें, ल को पहले कर दें, क को बीच में, म को बाद में कर दें, तो लकम हो जाएगा। क्या ये शब्द बना? नहीं बना दोस्तों, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्दों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है, अर्थात सार्थक मेल हो शब्दों का, ऐसे शब्द को ही, वर्णों का सार्थक मेल हो, सार्थक समूह हो, ऐसे ही मेल को हम शब्द कहते हैं दोस्तों। ये रहा शब्द की परिभाषा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से वाक्य के बाहर होता है, जबकि वाक्य के अंतर्गत शब्द को पद कहा जाता है। जब कोई एक शब्द को अलग लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है एक, तो एक शब्द को हमने अलग लिखा दोस्तों, तो इसे हम जो है शब्द कहेंगे। लेकिन अगर इसी एक को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, जैसे हमने कहा कि जंगल में एक राजा था, तो जंगल, मान लीजिए हमने कहा दोस्तों कि जंगल में एक राजा था, तो अब एक राजा था हमने कहा ना जंगल में, अब एक शब्द का हमने प्रयोग क्या कर दिया, वाक्य में ला करके इसको हमने रख दिया। तो जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं तो इसी शब्द को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद। जैसे जंगल अलग, केवल कहीं जंगल लिखा हुआ स्वतंत्र रूप से, तो ये शब्द होगा। लेकिन अगर वाक्य में पूरा ये आ गया तो इसे वही शब्द पद बन जाता है, उसे हम पद कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शब्द और पद में बस यही अंतर होता है कि पद वो होता है जब किसी शब्द को वाक्य प्रयोग कर लिया जाता है, वाक्य में उसको रख दिया जाता है तो शब्द पद बन जाता है। और वही शब्द जब स्वतंत्र रूप से जो है कहीं लिखा होता है तो उसे हम शब्द कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वाक्य में आ गया तो पद कहलाएगा। तो आपने बिल्कुल इसको समझ लिया होगा, शब्द और पद क्या होते हैं, दोनों में क्या माइनर डिफरेंस है दोस्तों, इसको मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे, जैसे लिखते हैं कि राम जाता है। अब राम एक अलग शब्द है, जाता अलग शब्द है अलग शब्द है। अगर कहीं राम लिखा हुआ तो शब्द है, लेकिन अगर वाक्य में इसको पूरा प्रयोग करके एक वाक्य बना दिया कि राम जाता है, तो अब इसमें राम पद बन जाएगा, जाता भी पद और है भी पद बन जाएगा। और इन सभी शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। अगर हम केवल राम की बात करें तो राम में दोस्तों र है, आ की मात्रा लगी है, म है, तो ये अलग अलग वर्ण है। र और ये मात्रा आ की म, ये सब क्या है, अलग अलग वर्ण है। और इन वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक समूह को जब मिला दिया गया है तो एक शब्द बन गया है राम, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका शब्द की परिभाषा और उसके वर्गीकरण। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे कि राम एक पद के रूप में सामने समझा दिया है। अब हम देखेंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य रूप से, पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक शब्द दोस्तों, ठीक है। तो शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, पहला सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। तो इसको हम परिभाषा के दोस्तों इसका परिभाषा हम समझ लेंगे कि सार्थक क्या होता है। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बताया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो अगर उन शब्दों का कुछ सार्थक जब हम मेल करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, और इस ऐसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, घर है कि नहीं है, तो घर है,
अब घर में घ अलग वर्ण है, र अलग वर्ण है, दोनों को जब मिला दिया हमने तो बन गया एक शब्द घर। अब घर का अर्थ निकल गया कि रहने के लिए निवास स्थान जो होता है उसे घर कहते हैं। तो इसी को जो है सार्थक शब्द कहेंगे दोस्तों। जब इसका कुछ अर्थ निकले, वर्णों के ऐसा मेल जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है, तो उसके हम सार्थक शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होता है। दोस्तों निरर्थक शब्द क्या होता है, दूसरा होता है तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है और जिनका प्रयोग स्थान विशेष की बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अच्छा दोस्तों, वो शब्द वर्णों का वह मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आपको मिलता है तो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दनादन, फटाफट, चटाचट, टनाटन, ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन इसे आम बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का, तो ऐसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सार्थक शब्द के भी अनेक भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पे जो है सार्थक शब्द के चार प्रकार होते हैं या चार भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशी या देशज शब्द और चौथा होता है विदेश शब्द या विदेशी शब्द होता है दोस्तों। तत्सम शब्द क्या होता है, तो वो शब्द जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया जाता है या रख लिया जाता है, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। शुद्ध रूप जो होता है। तद्भव क्या होता है, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप, आम बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे हम जो है तद्भव शब्द कहते हैं। देशी शब्द या देशज क्या होता है दोस्तों, तो वो शब्द जो है देशी शब्द होते हैं, अर्थात आम बोलचाल में बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं, स्थानीय शब्द होते हैं, ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। और जो विदेशी स्रोतों से विदेशी यात्रियों के द्वारा जो नए नए शब्द हमें मिले हैं उसे हम विदेशी शब्द या विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं दोस्तों। आइए तत्सम शब्द देखते हैं क्या होता है इसकी परिभाषा। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द ले लिया जाता है दोस्तों, जबकि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को ही कहते हैं। चलिए आगे आपको मिल गया, आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द का उदाहरण मिल जाएगा आम्र। आम्र का मतलब क्या होता है, आम होता है। तो आम का संस्कृत रूप या शुद्ध रूप या तत्सम रूप कोई पूछे तो आप आम्र बताएंगे। अच्छे, कर्पूर, ये शब्द जो है तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। तद्भव क्या होता है, तो शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर जो उत्पन्न शब्द होते हैं उसे नए रूप जो सा मिलता है उसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसमें आम्र का आम हो गया, अच्छ का आंख हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। चलिए आगे देशज और विदेशज देखते हैं। तीसरा होता है देशी या देशज शब्द। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं बोलियों से हुई है ऐसे शब्द को देशी शब्द या देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, डोसा, इडली, ये शब्द देशी शब्द है दोस्तों। चौथा होता है विदेशी या विदेशज शब्द। तो विदेशी भाषाओं से अलग अलग काल में प्राप्त जो शब्द आए, जो भारत की संस्कृति में जो है समावेश कर लिए गए, मिला लिए गए, ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अलमीरा, अल्पेन दोस्तों, चाय, और भी उर्दू के शब्द आए, फारसी के शब्द आए, अंग्रेजी आए, पुर्तगाली आए, चाइनीजी आए, ऐसे सभी शब्द जो है विदेशी शब्द या विदेशा शब्द कहलाते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर में आप जानते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जब कोई नया पदार्थ बनाया जाता है तो उसे हम संकर का शब्द कहते हैं। तो वही दो भाषाओं के संयोग से बने नए शब्द को संकर शब्द कहलाता है दोस्तों। जैसे कि रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में दोस्तों रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है और दोनों को मिलाकर हमने एक शब्द बना लिया रेलगाड़ी। तो इसलिए ऐसे शब्द को दोस्तों हम जो है संकर शब्द के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे बनावट के आधार पर, रचना और आधार के आधार पर कितने शब्द होते हैं। बनावट रचना के आधार पे, तो बनावट रचना के आधार पर तीन मूल शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, वे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग अलग तोड़ने पर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द को हम जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ये जिस रूप में होंगे उसी रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, इसको अलग अलग तोड़कर हम
और इस शब्द को नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण आपको हम देखते हैं जो है कल। अब कल दोस्तों एक जो शब्द है ये क्या है, कल एक ऋण शब्द का उदाहरण है। जैसे अगर आप तोड़ दें, क को अलग कर दें, लौ को अलग कर दें, तो क्या ये कोई अर्थ बनेगा? नहीं बनेगा दोस्तों। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो एक शब्द बन गया कल। अब कल शब्द क्या हो गया कि कल मीन्स कल, आने वाला कल या बीता हुआ कल की बात हो रही है। तो इसलिए ऐसे शब्द को हम ऋण शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है यौगिक शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहलाता है। अर्थात इनके सार्थक खंड जो है किए जा सकते हैं। इसको अलग अलग करके उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है दोस्तों। इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विधानसभा। अब विधानसभा की हमने बात किया तो इसमें दोस्तों विधान अलग शब्द है, सभा अलग शब्द है। अगर दोनों को अलग अलग कर दें तो विधान मीन्स होता है नियम और सभा मीन्स होता है असेंबली, और सभा मीन्स होता है असेंबली का हिंदी होता है सभा, और सभा का मतलब होता है जहां दो या दो से अधिक लोग बैठ करके कोई चर्चा कर रहे हो उसको हम सभा कहते हैं। और विधान नियम, तो जहाँ विधान नियम कानून की चर्चा की जाती है वह विधानसभा कहते हैं। और इस दो विधान और सभा दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है विधानसभा, ये यौगिक शब्द है। अगर तोड़ दिए तो विधान अलग और सभा अलग हो गया, तो ऐसे चित्र को हम जो है अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। इसे यौगिक शब्द कहेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं योग रूढ़ या यौगिक रूढ़ शब्द क्या होता है। तो जो रूढ़ शब्दों से अर्थात तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक योग से मिलकर शब्दों के योग से, कैसे शब्दों के, रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बने हों, तो ऐसे शब्द को हम जो है योग रूढ़ शब्द कहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उदाहरण दोस्तों होता है कि जलज। जलज इसका उदाहरण है। दशानन, चारपाई, ऐसे शब्द योग रूढ़ या यौगिक रूढ़ के उदाहरण होंगे। चलिए आगे दोस्तों, आगे आपको मिल जाएगा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला होता है अभिधा वाचक, जिन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। तो ऐसे शब्द जिनको आप देखते ही उसके अर्थ को आप जो है निकाल लें, उसके अर्थ को आप समझ लें आसानी से, उसे अभिधा शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, गांव, देश। ठीक है, दूसरा जो भेद होता है इसका लक्षणिक होता है दोस्तों। वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक या सांकेतिक अर्थ न बोलकर लक्षण के आधार पर अर्थ न लेकर लक्षण के आधार पर लिया जाता है, ऐसे शब्द को लाक्षिक शब्द कहते हैं। जहाँ सीधे सीधे उसका अर्थ हम नहीं निकालते हैं, बल्कि उन शब्द का जो एक लक्षण होता है उसके आधार पर जब हम उसका अर्थ को निकालते हैं तो ऐसे शब्द को लक्षणिक शब्द कहते हैं। जैसे कि तुम बिल्कुल गधे हो। तो ऐसे तुम बिल्कुल गधे हो दोस्तों, ऐसा एक शब्द है कि तुम बिल्कुल गधे हो। तो ऐसे शब्द को जो है क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि जो है कोई लड़का है उस लड़के को हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि तुम गधे हो, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल गधे हो, अर्थात तुम गधे के समान हो। ठीक है, एक लक्षण, गधे का लक्षण तुम्हारे अंदर उस लड़के के अंदर प्रदर्शित होता है। तो ऐसे जो है शब्द को हम लक्षणिक शब्द कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा जो भेद होता है इसका व्यंजना होता है। जिन शब्दों में न शाब्दिक अर्थ लिया जाता है न ही लक्षणिक, बल्कि एक नया अर्थ ले लिया जाता है, इसे व्यंजना शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि राम कितनी अंधेरी है। तो अर्थात है कि वो कह रहा है कि कितना अंधेरा है यहाँ पर। एक चोर दूसरे चोर से जो कहता है कि यहाँ कितना अंधेरा है, मतलब एक अर्थ निकाल रहा है कि अब यहाँ पर हमारा काम हो सकता है, अर्थात यह कि यहाँ पर चोरी करने के लिए अच्छा मौका है। तो इसीलिए यह व्यंजना, अर्थात कहते हैं ना कुछ व्यंजन करना दोस्तों, तो इसे व्यंजना शब्द कहते हैं ऐसे शब्द को। इसके कुछ भेद होते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पर्यायवाची क्या होता है, अनेकार्थी और एकार्थी क्या होते हैं। विकारी या अविकारी शब्द को हम दोस्तों इसी में समझने वाले हैं। आगे चलिए उसको समझते हैं दोस्तों। रूपांतर के आधार पर जो है इनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी होता है। तो विकारी अर्थात वह शब्द
जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो उसे विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न न किया जा सके उसे अविकारी शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे विकारी क्या होता है, तो वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो सकता हो, अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके, किसके आधार पे, किसमें, लिंग में, वचन, काल, कारक, इन सब में बदलाव किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो है विकारी शब्द के उदाहरण हैं दोस्तों। संज्ञा जितने भी होते हैं, सर्वनाम में, विशेषण में जितने भी क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में जितने भी शब्द आते हैं, ये सभी शब्द जो है विकारी शब्द के अंतर्गत रखे जाएंगे दोस्तों। अविकारी शब्द क्या होता है दोस्तों? अविकारी शब्द वो होते हैं कि वे जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके लिंग, वचन, काल, कारक में बदलाव, परिवर्तन, विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसे शब्द को अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है दोस्तों। इसमें क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अव्यय शामिल होते हैं दोस्तों। तो शुरू के चार जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी होते हैं, और अंतिम के चार जो होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको हमने हिंदी का जो है महत्वपूर्ण शब्द और उससे के शब्दों के भेदों के बारे में आपने को बताया है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।